मैं आपको मोटी बात कुछ बताते चलता हूं। अभी तक जो आखिरी रिपोर्ट है पार्लियामेंट के बाद का, जो सरकार ने कहा है, उसमें यह है कि 370 करोड़ के आसपास लोगों का भुगतान हो गया है, 370 करोड़ का, और 4,20,000 से ज्यादा लोगों का भुगतान हुआ है। रोज आप ये खबरें देखते होंगे कि भुगतान की प्रक्रिया में तेजी ला रही है, लेकिन यह भुगतान उनका है जो कि सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिनके पैसे हैं। लेकिन सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिनके पैसे हैं, उनके पैसे कन्वर्जन में भी फंसे हुए हैं। मतलब जो सेबी के पास जो पैसे हैं उसमें भी उनका पैसा है, और यह सहारा सेबी अकाउंट से ही पैसा लेकर के वापस किया जा रहा है। यह बात भी सही है कि एक ही निवेशक कई जगह पाए जा रहे हैं। निवेशक एक है, लेकिन उनके अकाउंट्स जो हैं, कई अकाउंट्स हैं, या एक ही परिवार में कई निवेशकों के अकाउंट हैं। जो निवेशक सहारा क्रेडिट सोसाइटी में हैं, बहुत सारे निवेशक वही सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में और सहारा रियल एस्टेट में। अब ये जो क्यूसॉप में जो कन्वर्जन किया गया सहारा रियल एस्टेट का, उसके ऊपर ही विवाद है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, सहारा ने कन्वर्जन नहीं किया। लेकिन कल जब लोगों ने, और खासतौर से सतीश चतुर्वेदी ने जिन्हें जो सबूत पेश किए, उसके बाद यह साबित हो गया कि सहारा ने कन्वर्जन किया है। अभी का जो अपडेट मेरे पास है वो ये है कि सहारा के बहुत सारे अधिकारियों को ईडी ने लगातार बुलाया है पिछले 10-15 दिनों में, और सारे से डिटेल लिए जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, सहारा समूह को कहा गया है कि अगर सुब्रत रॉय का देहावसान हो गया है तो अब इस कंपनी का सक्सेसर कौन है, कौन है जो इस कंपनी का कर्ता धर्ता है। क्या उनके दोनों पुत्र हैं, क्या उनकी पत्नी है, या अलग अलग कंपनियों में जो डायरेक्टर हैं वो हैं। अद्भुत बात तो यह है कि 5,000 छोटी मोटी कंपनियां हैं सहारा की। कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई प्राइवेट लिमिटेड है, कोई लिमिटेड है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर आती हैं। जैसा कि कल भी कन्हैया कुमार ने कुछ कंपनी का जिक्र किया जो सेबी के अधीन काम कर रही है। जो रियल एस्टेट है, या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, या एलआईसी है, सहारा एलआईसी है, ये सब अलग अलग जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उसके अधीन काम कर रहा है। यह बात भी सही है कि सहारा चिटफंड कंपनी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो अभी तक जो यह बात कहा जा रहा था कि सहारा चिटफंड कंपनी है और चीट दिया, पैसा लिया, उस चीट का कोई माय बाप नहीं है, ऐसा नहीं है। रेगुलेटरी बॉडीज के तरफ से जो कुछ भी मापदंड बनाए जाते हैं उसको सहारा ने फॉलो किया, और पूरी तन्मयता से फॉलो किया। और ये अभी भी सभी निवेशक और सभी एजेंट बंधु एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं कि 2010 तक सहारा का ऑपरेशन बिल्कुल सही था। लेकिन 2010 के बाद 2007-8 में जब रिजर्व बैंक ने पहली बार कहा कि आपके ऑपरेशंस में गड़बड़ी है, आप जो पैसे ले रहे हैं कहां निवेश कर रहे हैं, निवेश को लौटाने का क्या प्लान है ये बताइए, वो बताने में जब अक्षम रही सहारा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसके बारे में कल कन्हैया ने कहा कि आरबीआई, और नागेंद्र जी कह रहे थे कि आरबीआई ने लाइसेंस क्यों कैंसिल किया। और कन्हैया का कहना था कि आरबीआई ने कैंसिल नहीं किया है, वो एक अंतरिम आदेश था और उस आदेश को हम लोगों ने चुनौती दी है। हमारे पास क्या अभी लाइसेंस अभी भी बरकरार है और उसी लाइसेंस के तहत हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मित्रों, वो ये है कि सहारा का सक्सेसर कौन होगा। 20-20, 25-25 डायरेक्टर अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं,
और खास तौर से जिस कंपनी में सबसे अधिक गड़बड़ी की बात हो रही है, उस कंपनी में स्वयं सहारा श्री के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी डायरेक्टर नहीं थे। अब जो डायरेक्टर हैं, जो स्थापित कंपनी अभी जो जिस कंपनी का काम चल रहा है, उसमें जो डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर क्यों नहीं सक्सेसर प्लान दे रहे हैं सरकार को? सरकार कह रही है कि कंपनी का मालिक कौन है, ये तो बताइए, कंपनी वाले हमें बताएं कि कंपनी का मालिक है कौन। और अगर कंपनी का मालिक कोई नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर हमें जो कार्रवाई करनी होगी वो करनी होगी। सरकार ऐसा कह क्यों रही है? सरकार ऐसा इसलिए कह रही है, उसमें दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि सरकार को निवेशक परेशान कर रहे हैं, और अगर निवेशक का पैसा सरकार नहीं देगी तो निवेशक उनको चुनाव में वोट नहीं देंगे, मतलब उनकी पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंचाएगी। एक तो डायरेक्ट नुकसान सरकार को होने वाला है या भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, जो पार्टी सरकार में है। एक नियत यह है। दूसरी नियत यह है कि अगर सहारा समूह के पास इतना बड़ा लैंड बैंक है तो उस लैंड बैंक को कैसे उसका एक्विजिशन किया जाए और कैसे उसको मार्केट में बेचा जाए। अब परेशानी सरकार को यह हो रही है कि जितने लैंड बैंक या लैंड के कागजात सरकार के पास पहुंच रहे हैं, सारे कागजात में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। जो फ्री टाइटल है जिस लैंड का, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उस लैंड को ऑक्शन करने के लिए सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले सेबी ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि ये जो एपीसीएल है और सहारा है, इससे हम पैसे की उगाही नहीं कर पा रहे हैं, और उगाही नहीं होने की स्थिति में हम निवेशकों को पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में सेबी ने जब हाथ खड़ा कर दिया, सेबी कौन है? सरकार की एक अनुषंगिक संगठन है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक स्वायत्त रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन सरकार के अधीन काम करती है, सरकार के पॉलिसी में काम करती है। उसके पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है सो सरकार बना करके देती है, उसी के अधीन काम करना है, और फिर से भी अपना भी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करती है। लेकिन सरकार अब सेबी के इस हाथ खड़े करने के बाद सरकार के कान खड़े हो गए कि साहब, अगर सेबी कह रही है कि हमारे पास पैसे उगाही करने का कोई माध्यम ही नहीं बच रहा है, हम क्या करें? क्योंकि हम बार बार कंपनी को लिख रहे हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। कंपनी कह रही है कि हम कहां से पैसे दें, हम कैसे बेच के दें, क्या करें? हमारे ऊपर तो एम्बार्गो लगा हुआ है, हमारे ऊपर तो बंद लगा हुआ है, हमने 25,000 करोड़ रुपए और ऑलरेडी दे दिए हैं, 15,000 17,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं, अब हम कहां से पैसे लाएं? बल्कि आप हमें ही पैसे लौटा दीजिए। कंपनी का यह दलील है, एपीसीएल का नहीं, सहारा की दलील यह है कि हमको किसी भी सूरत में जो हमने आपको पैसे दिए हैं वो पैसे आप हमें लौटा दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब सरकार पकड़ेगी तो किसे पकड़ेगी? कौन है सक्सेसर, कौन है डायरेक्टर ऑन पेपर, और फिर कानूनी रूप से वो कैसे टिकेगा, क्या होगा?